हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी मतलब पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 अप्रैल 2026 को शिफ्ट 1 में, उसका इंग्लिश पार्ट। अगर आप चाहते हैं कि हम 26 की 26 शिफ्ट का पार्ट ए मतलब पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट कराएं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। आपके कमेंट से हमारे को मोटिवेशन मिलता है और बनाने के लिए मोटिवेशन मतलब बहुत अच्छा लगता है कि कमेंट पढ़ के कि लोगों को नीड है हम जो बना काम कर रहे हैं उससे। तो प्लीज़ अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो इसको प्लीज़ शेयर भी करिए और कमेंट करिए ताकि हम और मेहनत से बना सकें। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन से हमारे को इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या? राइट डाउन द इंस्ट्रक्शन डैश यू फॉरगेट देम। वो इंस्ट्रक्शन करो, वो इंस्ट्रक्शन लिख लो, कहीं तुम भूल ना जाओ। तो सिंस सिंस किसके लिए यूज़ कर हम सिंस यूज़ करते हैं रीज़न बताने के लिए। शोज रीज़न। लेस्ट लेस्ट हम यूज़ करते हैं लेस्ट हम यूज़ करते हैं सो दैट अनडिज़ायरेबल डज नॉट हैपन। क्या? अनडिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल डजंट हैपन। वाइल वाइल हम यूज़ करते हैं टाइम या कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए। टाइम या कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए। अनलेस अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। इफ़ नॉट तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट डाउन द इंस्ट्रक्शन लेस्ट यू फॉरगेट देम। उसको लिख लो, कहीं तुम भूल ना जाओ। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 Question number 2. The underlined word in the given sentence is misspelled. Choose the correct spelling of the word to rectify the sentence. The team celebrated their remarkable achievement. Achievement की spelling क्या होती है? ACHIEVEMENT। तो आंसर क्या हो गया? देखो, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि ये वर्ड आपको आता है, आपको इसकी स्पेलिंग आती है, तो ऑप्शंस पे ना जाके खुद स्पेलिंग लिखा करो जो रफ शीट मिलती है ना उसमें। क्योंकि ऑप्शन में इतनी पास पास स्पेलिंग होती है, कभी कभार मतलब इतनी सिमिलर स्पेलिंग्स होती है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। इसलिए हमेशा खुद लिख के देखा करो अगर आपको उसकी स्पेलिंग आती है तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, select the most appropriate article to fill in the blanks. If no article is required, select no article required. She traveled across dash Sahara Desert to study its changing climate. देखो कैसा, एक पर्टिकुलर डेजर्ट है, स्पेसिफिक डेजर्ट है, कौन सा? सहारा डेजर्ट। तो हम यहाँ क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे? द। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Question number 4. Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. Ria was fortunate to receive the scholarship in such a competitive batch. देखो fortunate का क्या मतलब होता है? लकी। आपको सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि फॉर्चुनेट का मतलब है लकी। अगर नहीं भी पता होगा तो कि क्या कह रहे हैं वो, कि रिया इतने लकी है कि उसको स्कॉलरशिप रिसीव हुई है इतने कम्पिटिटिव बैच में भी। अनलकी ये तो इसका एंटोनिम हो गया। आंसर सीधा ही दे दिया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लकी सिनोनिम हो गया। प्रॉस्परस प्रॉस्परस का क्या मतलब होता है? सक्सेसफुल, वेल्दी। सक्सेसफुल, वेल्दी। और आपको ये सेम जिसमें मैं ये वर्क कर रही हूँ विद एनोटेशन की जो PDF है आपको मिल जाएगी @maths PS1 टेलीग्राम ग्रुप पे, ये डाउट ग्रुप है, और @पायल सिंगल अकेडमी, पायल सिंगल अकेडमी। इस वाले जो चैनल है ये मेन चैनल, इस पे बस आपको वीडियोस के लिंक एंड PDFs प्रोवाइड होती हैं। ये इसका डाउट ग्रुप है, ठीक है। डेस्टिन डेस्टिन का क्या मतलब होता है? मीन टू हैपन, ये होने वाला है। जैसे हम फ्यूचर के लिए प्लान्स बना लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, हम यहाँ ट्रैवल करेंगे, वो करेंगे, तो वो होता है डेस्टिन, मीन टू हैपन। क्वेश्चन नंबर 5, इन द सेंटेंस
Amit learned slow and steady wins the race during his preparation for the marathon. Replace the underlined proverb with the option that conveys a similar meaning. देखो क्या है हमारी proverb, slow and steady wins the race. I think ये तो सभी को ही पता है. आपने वो कहानी सुनी होगी ना, रैबिट और टर्टस की. तो उसमें क्या है, जो टर्टस होता है वो स्लो होता है, बट रेस भी वही जीता है, क्योंकि रैबिट बीच में सोचता है मैं तो आराम कर लेता हूँ, जीतूंगा मैं बहुत तेज भागता हूँ. तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का क्या मतलब होता है? सक्सेस कम्स थ्रू पेशेंस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट. सक्सेस कम्स थ्रू पेशेंस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स. तो हमारा आंसर क्या हो गया? टू एंड्योर विद पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. Select the most appropriate option to fill in the blanks. She was sorry. She has dash 100 rupees with which she is planning to buy dash dozen pens. देखो कितने डजन पेन्स, मतलब ये कुछ उन्होंने बताया नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे अ डज़न पेन्स. एक डज़न पेन वो खरीदना चाह रहा है, क्योंकि डज़न का मतलब होता है 12, बट कितने डज़न ये तो इन्होंने स्पेसिफाई करा नहीं, तो डज़न के आगे लगेगा आर्टिकल आ जाएगा. और 100 रुपीज़, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे कोई आर्टिकल की नीड ही नहीं है ना. तो शी हैज़ 100 रुपीज़, 100 रुपये है उसके पास, और वो प्लानिंग कर रही है कि वो एक डज़न पेन खरीद ले. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. ही ड्राइव सो डैश दैट हिज फ्रेंड्स रिफ्यूज टू गेट इन टू द कार विद हिम. मतलब देखो यहाँ ये जो सेंटेंस आगे का लिखा है, हिज फ्रेंड रिफ्यूज टू गेट इन टू द कार विद हिम, इसका क्या मतलब है? एक नेगेटिव चीज़ की बात हो रही है कि वो कैसा ड्राइव कर रहा है. देखो ये हमारे पास ड्राइव जो है वो नाउन है, और नाउन के बारे में बताना है हमें, मतलब यहाँ पे हमें एडवर्ब बताना है. ओहो, सॉरी, नाउन तो नहीं है ये. ही ड्राइव्स ये वर्ब है. वर्ब, मैंने गलती से नाउन बोल दिया, वर्ब है, और वर्ब के बारे में जो बताता है वो होता है एडवर्ब. तो ही ड्राइव सो केयरलेसली, यहाँ पे हमारी एडवर्ब क्या हो गई? केयरलेसली. CARE, केयरलेसली. केयरलेसनेस ये है नाउन, केयरलेसली एडवर्ब, केयरलेस केयरलेस इज एडजेक्टिव, केयरफुलनेस ऑल्सो अ नाउन. समझ में आ रहा है ना. तो यहाँ पे वो वर्ड लिखना था जो वर्ब को सेटिस्फाई करे, तो वो हो गया हमारा एडवर्ब, और केयरलेसली इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. Replace the underlined word with the segment with the correct idiom and phrases. Taking everything into account, the team performed well this semester. Taking everything into account का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब इसके लिए हम कौन सा idiom या phrase यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं एक बार. टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट मतलब हमने हर चीज़ को कंसीडर करना है, कंसीडरिंग ऑल फैक्टर्स, है ना. तो आंसर क्या हो गया? ऑल थिंग्स कंसीडर्ड. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. और जो यहाँ पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस लिखे हैं वो भी हम देख लेते हैं. थ्रू थिक एंड थिन्स का क्या मतलब होता है? इन ऑल डिफ़िकल्टीज. स्टबलिंग ब्लॉक मीन्स ऑब्स्टिकल, बाधा विपदा जो भी कह लो. अप इन द एयर मीन्स अनसर्टेन, है ना. क्वेश्चन नंबर 9. Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The solution was not feasible. Feasible का क्या मतलब होता है? Feasible मतलब पॉसिबल, और प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल, और हम प्रैक्टिकल भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल. ठीक है.
तो फिजिबल का एंटोनिम क्या हो गया? इम्प्योर, मतलब जो प्योर नहीं हो, नॉट प्योर हो गया, इम्प्योर मीन्स नॉट प्योर। एमिनेंट, एमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन। इम्प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब होता है लाइकली, तो इम्प्लॉजिबल का क्या मतलब हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, नॉट लाइकली, नॉट पॉसिबल और नॉट लाइकली, है ना। इमेच्योर मीन्स नॉट फुली डेवलप्ड, नॉट फुली डेवलप्ड। आंसर हो गया ना हमारा इम्प्लॉजिबल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 10. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. His behavior at the meeting was disgusting and offensive, leaving everyone uncomfortable and annoyed. देखो कि उसका बिहेवियर कैसा था? बेकार था। डिस्गस्टिंग एंड ऑफेंसिव मतलब नेगेटिव सेंस में बात हो रही है हमारी, तो हमारे को ऐसा ही वर्ड ढूंढना है जो ऐसा ही हो। तो हम देखते हैं लेचरस। लेचरस का क्या मतलब होता है? लेचरस का मतलब होता है ओवरली सेक्सुअल, ओवरली सेक्सुअल। लेसिवियस, लेसिकियस इज एक्सप्रेसिंग सेक्सुअल डिज़ायर, एक्सप्रेसिंग सेक्सुअल डिज़ायर। लॉथसम, लॉथसम का मतलब होता है घृणा उत्पन्न करने वाला, ग्लिस्टी। तो हम डिस्गस्टिंग लिख सकते हैं इसको, ऑफेंसिव लिख सकते हैं, मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लेक्सचर मतलब डल, तो आंसर हो गया हमारा लॉथसम। क्वेश्चन नंबर 11. कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक्स. वी मस्ट एक्ट क्विकली डैश द सिचुएशन गेट वर्स डैश पीपल लॉस कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। देखो क्या लिखा है, हमार को क्विकली एक्ट करनी चाहिए डैश द सिचुएशन गेट वर्स, सिचुएशन के वर्स होने से पहले, मतलब बेकार सिचुएशन बिगड़ने से पहले ही हमारे को जल्दी से क्विकली एक्शन करना चाहिए, नहीं तो पीपल लूज कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। अदरवाइज या एंड बोल सकते हैं, नहीं तो पीपल कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे सिस्टम में। तो हम क्या यूज़ करेंगे? वी मस्ट एक्ट क्विकली बिफोर द सिचुएशन गेट वर्स, बिफोर इज द करेक्ट। एंड यूज़ होता है टू नेगेटिव सेंस को कनेक्ट करने के लिए, है ना। और बिफोर हमारा शोज करता है अर्जेंसी, मैं लिख देती हूँ शोज अर्जेंसी। एंड इज यूज टू कनेक्ट टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कनेक्ट टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. Select the option with the correct spelling to replace the underlined word in the given sentence. देखो स्पेलिंग ही हमारे को करेक्ट करनी है, तो हम पहले खुद देखेंगे क्या है। He becomes a short, hollow, posing dummy, the conventionalized figure of a sahib. कन्वेंशनलाइज्ड की स्पेलिंग एक बार हम खुद लिख लेते हैं, क्या होती है? CONVENTIONALIZED, मतलब देखो CONVENTI यहाँ पे मिसिंग है, IONALI, यस। तो आई देख लेते हैं किस में है। कन्वेंशनलाइज, इसमें जेड नहीं है, कन्वेन ई होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। CONVENT, आई पहले आना है, ओ बाद में, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. सब्स्टिट्यूट द वन वर्ड, द टर्म दैट रेफर्स टू एन इंटेंस और इरेशनल फियर ऑफ डार्कनेस, मतलब फियर ऑफ डार्कनेस के लिए हमारे को एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। जीनोफोबिया, जीनोफोबिया किसके लिए यूज़ होता है? जीनोफोबिया इज यूज फॉर फियर ऑफ फॉरनर्स, फियर
ऑफ फॉरेनर्स। देखो हीमोफोबिया, हीमो का क्या मतलब होता है, हम ब्लड, मतलब जैसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ब्लड होता है, तो फियर ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन से हम याद कर सकते हैं हीमो, तो फियर ऑफ ब्लड। नाइक्टोफोबिया, नाइक्टोफोबिया इज फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्कनेस। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आर्कोफोबिया, आर्कोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स। Question number 14. Sentence of a paragraph are given below. While the first sentence S1 is in the correct order, the sentence below it are jumbled up. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. S1 क्या है, Having achieved success, success achieved करी, having achieved success। अब हम PQRS एक बार पढ़ लेते हैं। Indian manufacturers are well equipped to ride the next big outsourcing wave in software export and information technology areas, this time in manufacturing from the US। देखो क्या बोल रहे हैं, हैविंग अचीव्ड सक्सेस, किस में अचीव्ड सक्सेस करी, इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरियाज, दिस टाइम, मतलब आर से स्टार्ट होगा, आर से एक ही स्टार्ट हो रहा है, ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आर के बाद पी आ जाएगा। क्या, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर well equipped to ride the next big outsourcing wave, this time in manufacturing from the US। आर पी क्यू और एस बिल्कुल सही बन गया हमारा, आर पी क्यू एस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये भी पी क्यू आर एस का ही क्वेश्चन है। ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो, while the first sentence S1 is in the correct order, the sentence below it are jumbled up. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph। देखो S1 में क्या लिखा है, अ सेंचुरी अगो द सिनेमा वॉज जस्ट अ मैकेनिकल टॉय। एक सेंचुरी पहले जो सिनेमा था वो ओनली मैकेनिकल टॉय की तरह कंसीडर किया जाता था। तो S1 के बाद देखो, दस इट गेन रिस्पेक्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस, तो कुछ हुआ होगा तभी तो उसने एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस गेन किया ना, तो सीधा S1 के बाद ए तो आ नहीं सकता, तो ऑप्शन 3 तो एलिमिनेट हो गया। अब बी देखते हैं, इट ग्रेजुअली केम टू बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट फॉर्म ऑफ द न्यू एरा। हाँ, ये लग रहा है कि सिनेमा बस एक मैकेनिकल टॉय था, तो जब वो कंसीडर में आया एज एन आर्ट फॉर्म इन द न्यू एरा, तो उसको रिस्पेक्टेबिलिटी भी मिली और एक्सेप्टेंस भी मिला, मतलब बी के बाद तुरंत ए आएगा, है ना, समझ में हो, बी के बाद ए की ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब हम अपना करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो कि क्या क्या लिखा है, जब हम पैसेज रीड आउट करें तो हमारे को उन क्वेश्चंस के आंसर भी माइंड में क्लिक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच रियल वर्ल्ड इशू डज द पैसेज कनेक्ट्स टू। Question number 17. Which of the following is a fact stated in the passage? Question number 18. What can be inferred about residents involved in urban farming? Question number 19. Choose the antonym of the word limited as used in the passage. Question number 20. Tone of the passage. देखो, टोन, जो सारी टोन्स आती हैं उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको पिन कमेंट में कर दूंगी ताकि आपको टोन्स पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। उस वीडियो को एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। एक बार हम अपना फटाफट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। इन रिसेंट ईयर्स अर्बन फार्मिंग हैज़ गेन अटेंशन एज अ सस्टेनेबल वे टू एड्रेस फूड इनसिक्योरिटी इन सिटीज़। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि कौन सा इशू पैसेज में बताया, वो क्या है, फूड इनसिक्योरिटीज़ इन सिटीज़। देखो पता चल गया ना हमारे को। आगे पढ़ते हैं, रूफ टॉप्स, बालकोनीज एंड वेकेंट प्लॉट्स आर बीइंग converted into small vegetable gardens where residents grow leafy greens, tomatoes, herbs, and even fruits. This trend is not limited to individuals. Several resident societies now encourage collective farming projects, allowing neighbors to share produce and responsibilities. Urban farming also promotes environmental benefits. Plants help reduce heat in concrete heavy neighborhoods and improve air quality. Residents
who participate in these activities report feeling more connected to nature despite living in crowded urban settings. However, urban farming also come with challenges such as limited sunlight, water unavailability, and maintenance of soil quality. Still, the movement continues to grow because it offers more than just food. It fosters collaboration, encourages healthy eating habits, and transforms unused space into green productive patches. अब वापस एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं विद आंसर्स. रियल वर्ल्ड इशू क्या है? फूड इनसिक्योरिटीज इन सिटीज. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फैक्ट स्टेटेड इन द पैसेज. क्या फैक्ट है पैसेज में बताया गया है? ऑल सिटी रेजिडेंट पार्टिसिपेट रूफटॉप फार्मिंग. प्लांट्स हेल्प्स रिड्यूस हीटिंग इन कॉन्क्रीट एरियाज. अर्बन फार्मिंग एलिमिनेट्स पॉल्यूशन. अर्बन फार्मिंग गारंटीज हाई क्रॉप यील्ड. देखो, अर्बन फार्मिंग पॉल्यूशन को एलिमिनेट करती है ऐसे उन्होंने नहीं बोला है बिल्कुल भी. और अर्बन फार्मिंग गारंटीज देती है हाई क्रॉप यील्ड, ये भी नहीं बोला है. ऑल सिटी रेजिडेंट्स पार्टिसिपेट रूफटॉप फार्मिंग. ऑल सिटीज़ नहीं बोला है शायद, मतलब रूफटॉप पे कर रहे हैं. ऑल सिटी, जो ये ऑल वर्ड इन्होंने आगे लगा दिया ना, ये ही इशू कर रहा है. और जो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लांट ऐसा बोला है ऊपर, पढ़ा है हमने. प्लांट्स हेल्प रिड्यूस हीट इन कॉन्क्रीट एरियाज. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट रेजिडेंट इन्वॉल्व इन अर्बन फार्मिंग. इन्फर्ड होता है हमारे को पैसेज पढ़ के खुद दिमाग लगाना है मीन्स खुद ढूंढना है कि क्या बन सकता है, जो हमने पैसेज में पढ़ा था अर्बन फार्मिंग से रिलेटेड. दे प्रेफर फार्मिंग टू ऑल अदर हॉबीज़. ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा था कि वो बस फार्मिंग ही कर रहे हैं अपनी और हॉबीज़ को छोड़ के, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा. हॉबीज़ नाम ही नहीं आया. दे एक्सपेक्ट फाइनेंशियल प्रॉफिट, ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने कहीं पे भी. दे अवॉइड कम्युनिटी इंटरेक्शन, नहीं, वो तो लोगों से मिलजुल के बातचीत करके कर रहे हैं. दे फील क्लोजर टू नेचर डिस्पाइट सिटी लाइफ. यस, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. वो अर्बन फार्मिंग करने से नेचर के ज़्यादा क्लोज हो गए हैं सिटी लाइफ के डिस्पाइट में. क्वेश्चन नंबर 19, एंटोनिम ऑफ द वर्ड लिमिटेड. लिमिटेड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, स्कार्स. रेस्ट्रिक्टेड, या हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्कार्स. तो एंटोनिम क्या हो गया? जो अबंडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, है ना. रेस्ट्रिक्टेड यही सिनोनिम हो गया. स्कार्स सिनोनिम. अबंडेंट जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. नैरो मतलब होता है पतला. तो ये भी एक तरह से हम पूरा सिनोनिम तो नहीं, कुछ हद तक हम सिनोनिम बोल सकते हैं. तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. लिमिटेड का एंटोनिम अबंडेंट. क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. व्हाट इज़ द टोन ऑफ द मैसेज? डिस्करेजिंग, एनालिटिकल येट पॉजिटिव, नेगेटिव, सरकास्टिक. देखो, सरकास्टिक तो हो नहीं रहा, को टोंट नहीं मारा है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत होगी. नेगेटिव, पैसेज में कोई नेगेटिव बात नहीं हुई है. उन्होंने हमारे को जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं अर्बन फार्मिंग, उसके बारे में बताया, तो नेगेटिव भी नहीं है. डिस्करेजिंग, किसी को डिस्करेज भी नहीं किया है ना. ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारा आंसर आ गया एनालिटिकल येट पॉजिटिव. कैसे? देखो, जो पैसेज में बात हुई है, फूड सिक्योरिटी की बात हुई है, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट की बात हुई है, कम्युनिटी बॉन्डिंग की बात हुई है. ये तो हो गए बेनिफिट्स. और चैलेंजेस क्या है? लिमिटेड सनलाइट है, वाटर रिसोर्सेज कम है, और सॉइल की मेंटेनेंस कम बताया है ना. तो ये हमारे को ये पैसेज में बताया है. मैंने आपको ओवरऑल पैसेज का निचोड़ बता दिया क्या क्या बताया. तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो पैसेज की टोन है वो पॉजिटिव है और इन्फॉर्मेटिव है. तो हम क्या कहेंगे? एनालिटिकल येट पॉजिटिव. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में भी आए हो ये 20 क्वेश्चंस. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम ग्रुप पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.